नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे मैं बात करूंगा 8 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से करता हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह। तो विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह कहे जाने वाले नायाब बुकेले, इनका नाम है नायाब बुकेले, ये किस देश के द्वारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में ये अल सल्वाडोर के पुनः से क्या चुने गए हैं? दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी सान सल्वाडोर। और जो आपके नायाब बुकेले हैं, ये सोशल मीडिया पर खुद को क्या कहते हैं? सबसे अच्छा तानाशाह के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया, यानी खुद को कहलवाते हैं ये क्या? सबसे अच्छा तानाशाह। तो नायाब बुकेले ने ही बिटकॉइन को कानूनी संविदा बनाने वाला विश्व का पहला देश बनाया था। किसको? तो अल सल्वाडोर को। ठीक है, आप लोग याद रखना। और इनकी पार्टी का नाम है न्यू इंडिया। क्या नाम है? न्यू आइडियाज़ इनकी पार्टी का नाम है। अब देखिए साथियों, बात आई है किसकी? राष्ट्रपतियों की। तो कुछ देशों के राष्ट्रपति हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं आपके। तो मालदीव के राष्ट्रपति है ना, मालदीव के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा चर्चा का बने हुए हैं, और इनका नाम है मोइज़ुद्दीन। क्या नाम है? मोइज़ुद्दीन। ये आपको नाम याद रखना है इनका। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इसके साथ साथ एक राष्ट्रपति हैं आपके फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका नाम याद रखना है आपको। ये भारतीय जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था 75वें नंबर का, इसके क्या थे? तो चीफ आपके गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है। इमैनुअल मैक्रोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति हैं आपके फ्रांस के। इसके साथ साथ फ्रांस के हाल ही में नए सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम था गैब्रियल अटल। इनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने थे हाल ही में? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये हैं शहाबुद्दीन चप्पू, ये नए राष्ट्रपति बने थे, आप सभी को इनका नाम याद रखना है। इसके साथ साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है विक्रम रणिलसिंधे। क्या नाम है? विक्रम रणिलसिंधे, ये आपको याद रखना है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्तिशाली जिलोंग। क्या नाम है? शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये आप लोग याद रख लेना, ये है आपका चाइना से संबंधित है जिलोंग। इसको कहा जाता है स्मार्ट ड्रैगन 3। क्या बोला जाता है इसको? जिलोंग 3 को तो स्मार्ट ड्रैगन 3 भी बोला जाता है। हाल ही में चाइना ने 9 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसको किया है, तो एक प्रोग्राम चलाया है, उसी के तहत एक आपका है जिलोंग 3 रॉकेट। ठीक है, अगर हम बात करें, ये 1500 किलोग्राम वजन को उठाकर उड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट, जैसे GSAT-20, ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। POEM-3, ये आपका PSLV C-58 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट, ये भी आपका PSLV C-58 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1, ये PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान, ये आपका LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया था। और मंगलयान, ये आपका PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट आपका PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकंड, ये आपका GSLV M3 M1 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए राजधानी देखें अगर हम चाइना की, तो राजधानी है इसकी बीजिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? चाइना है। सबसे लंबी नदी जो है आपकी वो है यांगटीसियांग एशिया की। और चाइना का आपका जो मरुस्थल है, इसका नाम है टकलामकान। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? ठीक है, इसका नाम बताना है। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। और आप सभी लोग साथी अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मनमोहन सविता या मनमोहन क्लासेस के नाम से आप लोग चैनल को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसकी पूरी PDF मिलेगी। इसके साथ साथ आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, DRDO ने हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है। तो हाल ही में ये हीट, आप सभी को पता है, ये है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ऐसा मान लीजिए किसी भी मिसाइल का अगर हमें परीक्षण करना है, तो उस परीक्षण में जिस चीज़ का उपयोग किया जाएगा उसका नाम है हीट। और हीट में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अभ्यास का किया जाएगा। ठीक है, इसे चांदीपुर उड़ीसा से हाल ही में क्या किया गया है? इसका परीक्षण किया गया था। और इसको किसके लिए यूज़ किया जाएगा? तो इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो समीर वी कामत इसके वर्तमान में हेड है। इसके साथ साथ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। और इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है DRDO से। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते होंगे सड़क सीमा सड़क संगठन इसको बोलते हैं। इसने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना आरंभ की है? तो BRO जो कि आप सभी को पता है, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में नए हेड जो बने हुए हैं श्री रघुनिवासन बने हैं। ठीक है, कौन है? श्री रघुनिवासन इसके नए हेड बने थे। अब देखिए इन्होंने भारत और म्यांमार के मध्य क्या किया है? तो आप सभी लोग याद रखना, एक बाड़ लगाने की योजना को प्रारंभ किया है। हम सभी को पता है कि जो म्यांमार से हमारी कुल सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है और एक मिजोरम लगता है। इन 4 राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है। किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। वैसे आप सभी को पता होगा, आपको मैंने याद भी कराया है कि कितने देश हैं जिनके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो 7 देश हैं। एक है आपका, सबसे पहला आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उससे पहले थोड़ा चीन आता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल, उसके बाद आता है आपका म्यांमार, उसके बाद आता है भूटान और उसके बाद आता है आपका अफगानिस्तान। इस प्रकार से ये 7 देशों से हमारी सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर लगती है चाइना के साथ, 3323 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ लगती है 1643, भूटान के साथ लगती है 699 और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथियों आप सभी को याद रखना है क्या, कि इनसे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 55 55 44 1, 55 55 44 1, यानी बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगते हैं हमारे। ठीक है, चीन के साथ भी हमारे 5 राज्य लगते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है कि पाकिस्तान से भी हमारे 5 राज्य लगते हैं, नेपाल से भी हमारे 5 राज्य लगते हैं, भूटान से 4 राज्य लगते हैं, म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं और अफगानिस्तान से 1 राज्य लगता है। तो 55 55 44 1, इससे हम लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप सभी को याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, मणिपुर की स्थापना हुई थी 1972 में और मिजोरम की स्थापना हुई थी कब? 1987 में। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी खाली, तो मैंने लिख दिया है। अब बात करें अगर हम किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा इसको अलग किया गया था। कब? तो ये अलग बन गया देश आपका 1937 में अलग देश बन गया। इसका पुराना नाम था बर्मा और इसकी पुरानी राजधानी थी रंगून। लेकिन बात करें इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है? तो नाइपीतो इसकी वर्तमान में राजधानी है और इसका नाम आप सभी को बताइए क्या है? म्यांमार है, जिसे ब्लैक पैगोडा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। इसकी जो करेंसी है वो क्या है? वो है क्यात। यहाँ पर जो माउंटेन है यानी भारत और जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 अभी राज्य मैंने बताए, इनके मध्य जो सीमा बनती है उसे बोलते हैं अराक्योनामा पर्वत। यहाँ की सबसे लंबी रिवर जो है इसका नाम है इरावती नदी। हाल ही में भारत ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। और मुगल बादशाह आप लोग जानते होंगे, जो अंतिम मुगल बादशाह थे हमारे बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति में इनको कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून ही भेज दिया गया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको किससे याद रखनी है? तो म्यांमार से याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आसियान का सदस्य कौन है? तो आसियान का सदस्य देश है आपका म्यांमार। आसियान में कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। लेकिन हाल ही में इसमें एक नवीनतम देश सदस्य बना है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। तो यहाँ पर कुल देशों की संख्या हो चुकी है 11। कितनी हो चुकी है? 11। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 137 वर्ष दूर 137 वर्ष दूर 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य, कैसा? रहने योग्य एक सुपर अर्थ खोजी गई है। इसका नाम है TOI 715b। इसका क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है। और ये एक ऐसा ग्रह ढूंढा गया है जिसको सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। ये रहने योग्य है लगभग पृथ्वी की तरह और पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। ठीक है, और इसको किस
किसके द्वारा खोजा गया है, यानी किस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया है? तो देखा गया है जेम्स आपका वेब टेलीस्कोप है जो कि नासा का है, इसके द्वारा इसे देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला। तो पहला डिजिटल आपका राष्ट्रीय संग्रहालय कैसा, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ बनेगा आपका? तो हैदराबाद में। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? तो जी किशन रेड्डी जो कि संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा की गई है। और इसकी स्थापना कौन करेगा? तो इसकी स्थापना करेगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और भारत के जो पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, कनिंघम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की क्या करेगा? आधारशिला रखेगा या इसकी स्थापना करेगा। इसमें होगा क्या? तो 1 लाख से अधिक जो हमारे शिलालेख हैं उनको डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा इस संग्रहालय में। यानी जो भी हमारे शिलालेख होते हैं, शिलालेख 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, यानी आपके जो अभिलेख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभलेख और एक होता है आपका गुहालेख। तो ये आपका रखना है, इनको क्या करना है? भारत श्री योजना के तहत इनको संरक्षित किया जाएगा, इनको सुरक्षित रखा जाएगा डिजिटल रूप से। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी है, अभिलेखों के कितने प्रकार होते हैं? अभिलेखों के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभलेख और एक होता है गुहालेख। अशोक के जो आपके अभिलेख थे वो इन्हीं प्रकार से मिले हैं, एक है शिलालेख, स्तंभलेख, इनकी संख्या है 14, शिलालेखों की संख्या 14 और स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है ना। और जो अशोक का 13वां शिलालेख था, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा की गई है ना, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो देखिए जो अशोक के सबसे पहले जो अभिलेख थे उनको खोजा था 1760 में टीलो पैंथर के द्वारा, लेकिन पहली बार पढ़ा किसने था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा पढ़ा गया था। और अशोक के जो सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, ये भी आप सभी को याद रखना है। वैसे अरमाइक में भी लिखे गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन सर्वाधिक किस में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी में। अशोक की अगर बात आई है तो अशोक पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। और जो अभी मैंने आपको बताया था कलिंग युद्ध, ये कलिंग युद्ध आपका कहाँ पर लड़ा गया था? तो उड़ीसा में, कलिंग में लड़ा गया था सन 261 BC में। 261 BC में लड़ा गया था। नंदराज उड़ीसा के उस समय क्या थे? शासक थे। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या राजधानी थी? तोसली उस समय राजधानी थी। यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को घर से अलग हो गए। लगभग 1.5 लाख लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे आपके कौन? अशोक। तो इन्होंने उपगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था? इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो अंतिम दिनों में अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि इनके पिता ने सांप्रदायिक जो आपका क्या था, एक धर्म था, उसको अपनाया था। और उनके भी पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये आपका रखना है। यानी जो अशोक के दादाजी हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ। तो पहले बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में और इसमें देशों की संख्या कितनी? 7। तो इसी के नाम पर हाल ही में एशियाटिक आपके क्या किए गए हैं? एक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में। जितने भी आपके वाटर से संबंधित इवेंट होंगे वो सारे के सारे यहीं पर किए जाएंगे। अब देखिए हमारे कुछ खेल हैं और उनसे संबंधित खिलाड़ियाँ, यानी जो हमारे खेल होते हैं उनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा पार्ट रहता है। कभी कभी मैचिंग में पूछ लिया जाता है। RO में जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद वहाँ पर ये पूछ लिया जाए, तो उसी की दृष्टि से मैंने इन सबको लिख दिया है। जैसे बास्केटबॉल में कितने? 12 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में ये आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में होते हैं आपके 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में होते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ऐसे कबड्डी में कितने आपके? 7 खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में कितने हैं? तो 6 खिलाड़ी हैं। बेसबॉल में कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में भी आपके सिंगल या डबल होते हैं ना, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो इनको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आपको सेना से संबंधित जो भी आपके फैक्ट होंगे, स्पेशल क्वेश्चन सभी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारा है सेना के उपाध्यक्ष। तो सेना के हाल ही में उप प्रमुख बने हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इसे आपको कराऊंगा। इसके बाद एक अलग क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये आपका कब मनाते हैं? 6 फरवरी को। पहली बार मनाया गया था सन 2006 में। और इसकी थीम रखी गई बेहतर इंटरनेट के साथ सुरक्षा। बेहतर इंटरनेट के साथ सुरक्षा, क्योंकि आप सभी को पता है क्यों मनाते हैं इस दिवस? तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसको मनाया जाता है दिवस को, ठीक है।
ये भी आप सभी को पॉइंट याद रखना है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ बेहतरीन से क्वेश्चन, और वीडियो छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। इसके बाद जो सर ने आपको ललन टॉप क्वेश्चन कराए थे ना, वो ललन टॉप क्वेश्चन यानी कि जो आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, उनको पूरा का पूरा एक पेज पर लिखा है मैंने, तो उसको भी सॉल्व कराऊंगा अभी, ठीक है। वन लाइनर में सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उनको देखे बिना मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, SPG, इसके नए महानिदेशक कौन बने थे या निदेशक कौन बने थे? तो इसके आलोक शर्मा, IPS ऑफिसर आपके ये बने थे आपके, याद रखना है आपको, SPG है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे BSF के अध्यक्ष पूछे आपसे कौन है, तो वे हैं आपके नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल BSF के नए अध्यक्ष बने थे। NCC के गुरमीत पाल सिंह बने हैं। BRO के श्री रघु निवासन बने हैं। CISF के कौन बने हैं? तो ये पुरुष थे, लेकिन पहली महिला पूछे आपसे तो हाल ही बनी है नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह। DRDO के हेड कौन है? तो समीर भी कामत हैं। ITBP के हेड कौन है? तो अनीश दयाल हैं। CRPF के हेड कौन है? तो AP माहेश्वरी हैं। NDRF के कौन है? तो अतुल करवाल हैं। असम राइफल के कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर हैं। दिल्ली पुलिस के राकेश अस्थाना हैं। आर्मी हेड कौन है? मनोज पांडे हैं। नेवी हेड कौन है? हमारे R हरि कुमार हैं। इसके साथ साथ एयरफोर्स के हेड कौन है हमारे? तो VR चौधरी हैं। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है हमारे? तो अजीत डोभाल हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? तो MA गणपति हैं। रॉ एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो रवि सिन्हा है। CVC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार हैं। NIA इनके कौन है? तो दिनकर गुप्ता हैं। और ICG इसके कौन है? तो वह हैं आपके राकेश पॉल। और CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। तो ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे डिफेंस से संबंधित जो भी आपके अध्यक्ष थे वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा दिए। देखिए साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत रंग महोत्सव। तो ये कच्छ गुजरात में आज का शुरू किया जाएगा। वैसे तो इसको 15 शहरों में मनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये आपका दुबई में हुआ था। और रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एवं कवच ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट आपका रखें। भारत रंग महोत्सव आपका कच्छ गुजरात से स्टार्टिंग की गई है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आपका दुबई में किया गया था। और रक्षा साहित्य महोत्सव है आपका कलम और कवच ये आपका पुणे में किया गया था। अब देखिए साथियों, आपके सामने आए हैं कौन से प्रमुख उत्सव, तो उनको देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फिर डायरेक्टली आपको क्या कराऊंगा, प्रमुख उत्सव कराऊंगा, और उसके बाद जो हमारे करंट अफेयर के ललन टॉप क्वेश्चन थे वो कराऊंगा, ठीक है। न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा फीफा विश्व कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। हम सबको पता है जो फीफा विश्व कप 2026 होने वाला है वो उत्तरी अमेरिका में होने वाला है। उत्तरी अमेरिका में कहाँ होगा? तो कनाडा में होगा, अमेरिका में होगा, और आपका मैक्सिको में होने वाला है। यानी 3 महादेश इनमें होने वाला है, अमेरिका, कनाडा और आपका मैक्सिको में, ठीक है। अब देखिए सारे उत्सव हैं आप सभी के सामने। ये उत्सव देख लीजिए आप लोग कौन कौन से ये उत्सव हैं। ये आपको परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। जैसे मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव, आदि महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, साहित्य महोत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सांकेन महोत्सव और बिहू ये कहाँ मनाया जाएगा आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपका महोत्सव है बिहू ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। काला चावल नमक उत्सव ये उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव, आम महोत्सव ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव भी आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही फ्लेमिंगो बन्नी कनुमा उत्सव ये आंध्र प्रदेश में। और ब्रह्मोत्सव ये भी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका देखिए कराली कौन सा है? करावली उत्सव और कंबाला उत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का है। नाड़ा हब्बा भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। माधवपुर गेंड मेला, रण उत्सव, उगादी उत्सव ये कहाँ का है? आपका गुजरात का है। खारची, केर पूजा, लाई हरोवा ये कहाँ का है आपका? तो त्रिपुरा का है। चेरी ब्लॉसम उत्सव, बांग्ला उत्सव, नॉर्क्रेत उत्सव ये मेघालय का है। पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम आदि पेरक्कू ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो ये सारे उत्सव भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये सारे के सारे लर्न टॉप क्वेश्चन आपके जो सर ने आपको कराए थे क्वेश्चनों के बीच में, तो मैंने इनको एक ही पेज पर लिख लिया है। तो मैं आपको इनको एक साथ करा देता हूँ, कम समय में ही टाइम लगेगा हमें। देखिए UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया था? अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया था। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट इसका संबंध किससे? मणिपुर से है। सेलेवियर ऑफ द लीजन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ललितांबिका को दिया गया है। 24वां हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो आपका नागालैंड में। मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट आपसे पूछे 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं। INS त्रिकंद इसकी कमान संभालने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो प्रेरणा देवस्थली होंगी। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस इसका
कहाँ किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में। जबकि आपका विश्व वाला कहाँ किया गया है? तो प्राग में। सड़क कांग्रेस जो विश्व वाला था वो प्राग चेक राज्य में किया गया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? तो आपका रिज। फीफा अंडर 17 जो आपका विश्व कप हुआ था इसका विजेता कौन है? जर्मनी। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसको दिया गया था? शीतल देवी को। ये अर्जुन पुरस्कार इनको भी हाल ही में दिया गया था। मार्स रोवर की कमान संभालने वाले कौन होंगे? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए सीएम कौन होंगे? तो रेवंत रेड्डी। यूनेस्को की 15वीं आपकी अमूर्त रोवर कौन बनी है भारत की? तो गरवा। इसके साथ आपको याद रखना है कि इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई थी? वियना ऑस्ट्रिया में। और ये वियना किस नदी किनारे है? तो डैन्यूब नदी किनारे है। टाइम ऑफ द पर्सन 2023 आपकी कौन है? टेलर स्विफ्ट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत की रैंक क्या है? 7। इसके साथ एडमिरल कप किसने जीता है? इटली ने जीता है। 23वां ब्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को। यादें और यादों के लिए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो ईगा स्वेटेग। मेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो आपके नोवा एनाउन। नेक्स्ट आपसे पूछे इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेमस शामिल पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? आपके 2 खिलाड़ी हैं, एक तो विजय अमृतराज हैं और एक है लिएंडर पेस। अमृत टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है किसने? तो अमृत टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी आर्सेनिक के पानी से ख़त्म करने के लिए। तो IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 तो अली अबुद आबाद को दिया गया है और डैनियल बारेनबॉयक को दिया गया है। नेक्स्ट डायमंड बॉर्स एक बिल्डिंग थी आपकी सूरत में बनाई जाएगी, ये कार्यालय है, डायमंड कार्यालय। स्वरवेद मंदिर ये आपका वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो मिशेल स्टार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हरियाणा ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपका संजीव को मुझे पहचानों के लिए। CISF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है नीना सिंह। दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कैमगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में। 75वें गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन है? तो एनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। और ओपेक से सदस्यता किसने त्याग दी है? तो अंगोला ने। किसने? अंगोला ने। तो ये सारे के सारे आपके फैक्ट थे, यानी कि जो आपके लर्न टॉप क्वेश्चन थे ये मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो पता ही है आपको। और ज़्यादा अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।